वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच करना है लिस्ट ए को लिस्ट 2 से। इसमें सबसे पहले है मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये किससे रिलेटेड है? श्वसन, ज्वालामुखी, आर्द्रभूमियां और बिजली का चमकना। इसका राइट आंसर देखते हैं। तो मीथेन, मीथेन किससे रिलेटेड है? आर्द्रभूमियों से। तो आर्द्रभूमियों से मीथेन क्या होती है? उत्सर्जित होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये देखिए किससे रिलेटेड है? बिजली के चमकने से। सल्फर ऑक्साइड ये रिलेटेड है ज्वालामुखी से। और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के पश्चात उत्सर्जित होती है या निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 3, 4, 2, 1। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो इकोलॉजी टर्म किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। इकोसिस्टम आर्थर टांसले ने। बायोडाइवर्सिटी वॉल्टर जी रोजन ने। और बायोम को ईपी ओडम ने। बताइए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद से पहले उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? आगरा, मेरठ, फैजाबाद और कानपुर में से बताना है। इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में। तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो 1866 में आगरा में स्थापित किया गया था। बाद में इसको 1869 में कहां पर ट्रांसफर किया गया? तो इलाहाबाद में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जुलाई 1937 में कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में अपना मंत्रिमंडल बनाया था? असम, उत्तर पश्चिमी प्रांत, बंगाल और पंजाब में से बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकेंड, असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में। तो जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। कहां कहां पर? तो याद कर लीजिए, मद्रास, बॉम्बे, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया था, फिर असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में भी अपना मंत्रिमंडल गठित किया था। अब बात करते हैं कहां पर नहीं इन्होंने अपने प्रांत नहीं बनाए थे। तो सिंध, बंगाल, पंजाब इनको छोड़ करके, ठीक है, तो सिंध, बंगाल और पंजाब को छोड़कर ये 8 प्रांतों में इनकी सत्ता उभरी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल? तो कौन सा जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं करता? नॉस्टॉक, राइजोबियम, ऑसिलेटोरिया और बिफिडोबैक्टीरिया।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है बिफिडोबैक्टीरिया। देखिए जैविक उर्वरकों को मुख्य स्रोत जो बैक्टीरिया, कवक और साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, इनसे होता है। तो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? तो नॉस्टॉक है, राइजोबियम है, ऑसिलेटोरिया है, एनाबीना है, एजोस्पिरिलम है, एजोरोबैक्टर भी आता है। अब ये जो बिफिडोबैक्टीरिया ये क्या है? तो एक प्रोबायोटिक नामक बैक्टीरिया का एक समूह होता है जो आमतौर पर हमारी आंत और पेट में रहता है, और ये क्या करता है? जो डाइजेशन है, पाचन है, इसमें मदद करता है, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनको दूर रखता है। तो याद रखिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बोला गया है, हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू हो जाता है। लिपिड का पाचन छोटी आंत में होता है, और वसा मुख्य रूप से यकृत में पचता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मतलब वसा, फैट लीवर में क्यों डाइजेस्ट होगा? खुद ही सोचिए, जब हमारे पास क्या पाचन तंत्र है और उसमें आपने पढ़ा है ये ग्लैंड है, यहाँ पर नहीं होता, तो कहाँ पर होता है? फैट, या फिर आप देख रहे हैं फैट का डाइजेशन कहाँ होगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, यहाँ पर लीवर का कोई फंक्शन नहीं है। 7th क्वेश्चन देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? इजी क्वेश्चन है साइंस के, और ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो ये तैयार कर लेने हैं आपको। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की वजह से, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या लाइट पॉल्यूशन? तो ये होता है ऑप्शन सी, जल प्रदूषण की वजह से, ठीक है। तो याद रखिएगा किसकी वजह से होता है? तो ये जो वाटर जो प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है नाइट्रेट की वजह से, तो दूषित पानी की वजह से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस, सचिंद्र प्रसाद बोस, लियाकत अली खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र प्रसाद बोस ने। कब की थी? 1905 में की थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। एंटी सर्कुलर सोसाइटी कार्लाइल आदेश के खिलाफ थी। सर्कुलर के मुताबिक क्या था? अगर कोई कॉलेज सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है तो छात्र शिक्षण संस्थान छोड़ देता है, तो सरकार की ओर से संस्थान की कोई सहायता उसको कभी नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 9th क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद पहली बार विधानसभा का गठन पूछा गया है, किस वर्ष हुआ था? 1952, 1949, 1956 या 1950? राइट आंसर 1952, ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो स्थापना है कब हुई? 1937 में हुई थी। तो सर सीताराम इसके पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और इसके कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 100 थी। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो आपको डिसकंटिन्यूटी दी गई है, जो हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उससे पूछा गया है। मोहो डिसकंटिन्यूटी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच। लेमैन डिसकंटिन्यूटी बाहरी कोर जो आउटर कोर है और इनर कोर के बीच। फिर है कोनरॉड असंतता, जिसे बोलते हैं कोनरॉड डिसकंटिन्यूटी, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच है। और गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच? अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच। बताइए कौन सा इसमें से सही है, मतलब बाकी के 3 गलत हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो लेमैन डिसकंटिन्यूटी है वो किसके किसके बीच? आउटर कोर और इनर कोर के बीच होता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कोनरॉड किसके किसके बीच है? कोनरॉड होता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कौन सा हो जाएगा? कोनरॉड। फिर मोहो याद कर लीजिए, मोहो किसके बीच है? निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। तो ये रहा अपर क्रस्ट और माफ कीजिएगा, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच। फिर आ जाता है गटनबर्ग। तो गटनबर्ग किसके किसके बीच होता है? निचला मेंटल और बाहरी कोर, मतलब आउटर कोर और क्या हो जाएगा? लोअर मेंटल के बीच गटनबर्ग होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो फिर आपको याद ये करना होगा, तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच कौन सी होती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा रैपिटी, ठीक है, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी, याद रहेगा। बाकी आपका करेक्ट क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। लेमैन किसके किसके बीच है? तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच। 11th क्वेश्चन देखें, अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है, आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है, तो आप बताइएगा, मैं इसको आपको अलग से समझा के बता दूंगी। जैसे कि ये कोर है और आपको पता होना चाहिए आउटर कोर होता है, फिर आपको सबसे पहले क्रस्ट होगा, ठीक है, क्रस्ट के बाद आउटर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है, फिर मेंटल वाला लेयर आता है, फिर कोर आता है। तो ये ऐसे मैं आपको बता दूंगी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आपने पढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके आप बताइएगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाती चलूंगी। 11th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताने कौन से
स्टेटमेंट सही है। स्तरित बादल जिन्हें स्ट्रेटस क्लाउड्स बोलते हैं, ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, तो गर्मी की हानि के कारण बनते हैं। नेक्स्ट है साइरस क्लाउड्स, तो पक्षाब मेघ भारी वर्षा और तूफान का कारण बनते हैं। थर्ड है वर्षी बादल सतह के बहुत करीब बनते हैं। बताइए कौन से करेक्ट है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो जो स्टेटस बादल होते हैं ये इनके नुकसान या विभिन्न तापमानों के क्या होते हैं, वायु द्रव्यमान के मिश्रण के कारण बनने वाले परतदार बादल होते हैं, स्टेटस इसीलिए इनको बोलते हैं। अब देखिए जो निम्बस बादल होते हैं वो कम ऊंचाई पर होते हैं या सतह के बहुत करीब बनते हैं और आमतौर पर काले भूरे रंग के होते हैं, जिनको आप काले मेघा सॉन्ग सुना होगा ना। और ये क्या करते हैं, ये वर्षा लाने वाले बादल होते हैं जो भारी वर्षा और तूफान का कारण बनते हैं, इसीलिए सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर साइरस नहीं, यहाँ पे निम्बस होना चाहिए। तो निम्बस याद रखेंगे, वो वही वाले मेघा है, काले मेघा जो पानी बरसाते हैं, ठीक है, अब से याद रहेगा ना निम्बस वाले, ठीक है। फिर साइरस बादल है जो 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाले सफेद रंग के बिखरे हुए बादल होते हैं और सबसे ऊंचाई पर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, ग्रहों की हवाओं का स्वरूप जिन कारकों पर निर्भर करता है वे कौन से? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, महासागर और महाद्वीपों का वितरण। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि पृथ्वी के परिक्रमण का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ग्रहों या स्थायी हवाओं का जो पैटर्न है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। पहले तो वायुमंडलीय ताप क्या है और अक्षांशों में जो भिन्नताएं हैं। दूसरा प्रेशर बेल्ट का जो निर्माण होता है। तीसरा पृथ्वी जो घूम रही है, ठीक है, घूर्णन है उसका जो अपने अक्ष पर, प्लस महासागर और महाद्वीपों का जो वितरण है, और सूर्य की स्थिति में जो बार बार परिवर्तन हो रहा है और प्रेशर बेल्ट का जो स्थानांतरण हो रहा है उसकी वजह से स्टेटमेंट बन सकते हैं इन प्रश्नों में। तो याद रखिएगा इनको, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, ठीक है। पृथ्वी का परिक्रमण का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। 13 क्वेश्चन है, दियारा खेती की जाती है शुष्क क्षेत्र में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में या फिर पठारी क्षेत्र में। तो दियारा खेती जो क्या मुगल काल के दौरान शुरू हुई थी, ठीक है। क्या होता है, बाढ़ का स्तर कम होने के बाद नदियों के किनारे फसल उगाने की एक तरह की तकनीक होती है और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 14th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या मथुरा कला विद्यालय की विशेषता नहीं है? बुद्ध के सिर के चारों ओर प्रभामंडल, सिंहासन की उपस्थिति, बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं या बुद्ध के लंबे और लहराते बाल। देखते हैं क्या करेक्ट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, तो ये विशेषता नहीं है, बुद्ध के काले लंबे बाल। इसके अलावा आप देखेंगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्ध मूर्ति कला की विशेषताएं कुछ अलग है, जैसे कि मुस्कुराते हुए बुद्धा, ठीक है, और फिर मुड़ा हुआ सिर और चेहरा उनका, पद्मासन में बैठे हुए बुद्ध, है ना, ये याद रखिएगा। और जो शरीर के जो सिर है, सिर के चारों प्रभामंडल में बैठे हुए जैसे बने होते नहीं, खड़े और बैठे दोनों स्थिति में बुद्ध के सिर के चारों जो प्रभामंडल बना होता है, ये सारी विशेषता है किसकी? मथुरा कला की। लेकिन गांधार कला विद्यालय में आप देखेंगे लंबे लहराते बाल मिलेंगे, दाढ़ी वाले बुद्ध मिलेंगे, आध्यात्मिक और कम अलंकरण मिलेगा, ठीक है, खुली आंखें मिलेंगी। ये सब किसके हैं? गांधार कला विद्यालय के, याद रहेगा। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जो प्राइमरी वेव्स हैं, प्राथमिक तरंगें सबसे पहले सतह पर आती हैं। सेकंड है, जो प्राइमरी वेव्स हैं वो ट्रेवल कर सकती हैं ठोस, तरल, गैस तीनों में। और जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, तरंगें हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। कौन सा करेक्ट है? देखिए पहला और दूसरा कथन सही है, क्योंकि जब भूकंप जहाँ से ओरिजिन होता है, ठीक है, ये जो इसका अधिकेंद्र है यहाँ से सबसे पहले कहाँ फील होता है? तो सरफेस पर। तो यहाँ पर प्राइमरी वेव्स बनती हैं और ये सारे मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये याद रखिएगा। लेकिन सर्वाधिक जो विनाशकारी होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो सरफेस वेव होती हैं, ठीक है। तो आपने याद किया होगा वो कौन सी होंगी वेव्स, याद रखिएगा सरफेस वेव्स हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। इसके साथ साथ आप फुल टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, आप अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आप सॉल्व कर रहे हैं। रिवाइज भी करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।